नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर क्रिएटिंग गुड टेस्ट आइटम्स। अब ये टेस्ट आइटम्स क्या है? कोई भी असेसमेंट में हम कुछ क्वेश्चंस को यूज़ कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को या फिर उन एक्टिविटीज़ को टेस्ट आइटम्स बुलाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि उनका इस्तेमाल हम टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, असेसमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो टेस्ट आइटम्स जो है वो क्वेश्चंस होते हैं। अब ऐसे अगर हम क्वेश्चंस बना रहे हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो वहाँ पे हमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स यानी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये बेसिक प्रिंसिपल्स या फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। अगर मैं कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चन बना रहा हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ राइट एन एसे ऑन इंडिया, तो मुझे पहले ही स्पेसिफाई करना चाहिए कि आपके आंसर का लेंथ कितना होना चाहिए। 200 वर्ड्स होना चाहिए, 1 पेज होना चाहिए, 2 पेजेस होने चाहिए, कितना होना चाहिए ये मुझे पहले ही स्पेसिफाई करना चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट, मुझे क्लियर गाइडलाइंस देना चाहिए कि कौन से पॉइंट पे फोकस करना है, क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ राइट एन एसे ऑन इंडिया, तो क्या आपको इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम पे लिखना है, इंडियन इकोनॉमी पे लिखना है, इंडिया के पॉपुलेशन पे लिखना है, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे लिखना है, किस पे लिखना है? तो मुझे आपको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए कि किस पॉइंट पे आपको फोकस करना है। नेक्स्ट, प्रोवाइड प्रायर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वेट टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, यानी अगर आप 2 पेज का एक ऐसे लिख रहे हो तो मुझे पहले ही क्लियर कर देना चाहिए कि इसका मार्किंग किस तरह से हो रहा है। यानी कि 25 मार्क्स जो है वो हैंड राइटिंग के लिए होगा, 25 मार्क्स एग्जाम्पल्स के लिए होगा, 25 मार्क्स जो आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो उसके लिए होगा। तो इस तरह से मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स के लिए कितना मैं वेटेज दे रहा हूँ। और अगर मैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बना रहा हूँ तो वहाँ पे क्वेश्चन जो है वो क्लियरली प्रेजेंटेड होना चाहिए, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए और प्रॉपर डायरेक्शंस होने चाहिए या फिर प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि क्वेश्चन को लेके करना क्या है। आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है या फिर इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना है, मैच द फॉलोइंग करना है, क्या करना है इस क्वेश्चन के साथ, वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। नेक्स्ट, जो मैं पूछना चाहता हूँ, जो मेरा मेन सवाल है, वो क्वेश्चन में क्लियरली इंडिकेट होना चाहिए। और क्वेश्चन में इररिलेवेंट मटेरियल नहीं होना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन में या फिर आंसर चॉइसेस में सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन होना चाहिए जो कि ज़रूरी है उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। बिना सिर पैर के अगर मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उसमें डाल देता हूँ तो क्वेश्चन जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है, एम्बिगियस हो जाता है। तो इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन और यूजलेस इन्फॉर्मेशन जो है वो अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, आंसर ऑप्शंस जो है वो क्लियर होने चाहिए और कंसाइज होने चाहिए। अब ये रूल जो है ये CTET में ज़्यादातर फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि आप देख सकते हो कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनके आंसर ऑप्शंस बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। कभी कभी उनका जो फ्रेजिंग या फिर वर्ड्स यूज़ करते हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। तो इस तरह से आंसर ऑप्शंस हमेशा क्लियर और कंसाइज यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट होने चाहिए। और एक एक क्वेश्चन के लिए अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो सिर्फ एक करेक्ट आंसर होना चाहिए या फिर एक बेस्ट आंसर होना चाहिए। ये रूल भी अक्सर CTET में तोड़ा जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर इंटरप्रिटेशन। लेकिन आइडियली एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक करेक्ट आंसर होना चाहिए। और फिर क्वेश्चन में ऐसा कोई भी क्लू नहीं होना चाहिए जिसके थ्रू हम आंसर को इजीली आइडेंटिफाई कर पाए, नहीं तो क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखेंगे, राम हैड अ मीटिंग एट 11:45 AM एंड ही रीच्ड हिज ऑफिस एट 12:45 PM. ही वॉज लेट बाई एन वॉट। तो ये मैथमेटिक्स क्वेश्चन जैसा दिख रहा है, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कितने मिनट लेट था, तो ये टाइम कैलकुलेशन हमें करना है। लेकिन ये एक्चुअली इंग्लिश ग्रामर वाला क्वेश्चन बन गया है, क्योंकि ही वॉज लेट बाई एन के बाद सिर्फ आवर आता है, राइट। 30 मिनट्स नहीं आता, 45 मिनट्स नहीं आता, 2 आवर्स नहीं आता, बिकॉज ही वॉज लेट बाई एन आवर, राइट। तो ये क्वेश्चन पढ़ के ही हमें ईजिली समझ में आ रहा है कि आंसर क्या है। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन में कोई भी क्लू नहीं होना चाहिए। और एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, द एवरेज रेनफॉल इन इंडिया इन द मंथ ऑफ जुलाई इज व्हाट। अब यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर लेस देन 120 mm है तो इसका मतलब है कि लेस देन 140 mm भी करेक्ट ही है, क्योंकि अगर वो लेस देन 120 mm है तो ऑटोमेटिकली वो लेस देन 140 mm भी है। तो इसका मतलब है लॉजिकली ये दोनों आंसर करेक्ट है। इसी तरह से अगर करेक्ट आंसर जो है वो मोर देन 155 mm है तो इसका मतलब है वो डेफिनेटली मोर देन 150 भी हो गया। तो इसका मतलब है लॉजिकली ये दोनों आंसर भी करेक्ट है। तो इस तरह से आंसर्स में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ बेस्ट प्रिंसिपल्स है, बेस्ट प्रैक्टिसेस है फॉर क्रिएटिंग गुड टेस्ट आइटम्स।